मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। वेलकम, 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 वेलकम। दोस्तों, जो भी आज पहली बार आ रहे हैं, मैं आप सबको बता दूं, क्लास रोज होती है। अभी क्लास का टाइम थोड़ा सा मैंने चेंज कर दिया है। और क्लास जो है आपकी रोज पहले जो हुआ करती थी 7:30 बजे से, अब वो क्लास आपकी रोज सुबह 7:45 से होगी। 7:45 से मॉर्निंग वाली क्लास होगी। आप इस क्लास में आ सकते हैं। नाइट वाली क्लास एज इट इज़ 9 बजे रात में, और दोपहर में आपको 1 बजे ये क्लासेस टाइमिंग रहेगा। और इसी टाइमिंग पर अब ये जो ठंड के मौसम में क्लासेस हैं इसी टाइमिंग पर होगी। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। 2-3 दिन से रात वाली क्लासेस नहीं हो पा रही है क्योंकि थोड़ी सी मेरी तबीयत सही नहीं है, जिसके कारण से मैं कंटिन्यू रात वाली क्लास नहीं ले पा रहा हूँ। दिन में मुझे समय मिल जाता है, लेकिन रात वाली क्लास के लिए समय नहीं मिल पा रहा, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। जल्द ही रात वाली क्लास शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। स्क्रीन पर नंबर 1 क्वेश्चन आप देख रहे हैं। सूत्र कणिका अर्थात माइटोकॉन्ड्रिया निम्न में से किसका केंद्र होती है? पहला प्रश्न है। सूत्र कणिका अर्थात जिसको हम माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, ये किसका केंद्र होती है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पहला प्रश्न है स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 1। बतलाइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो सूत्र कणिका यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है यह कोशिकीय श्वसन का केंद्र होती है। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसने डीएनए का सबसे पहले पात्र विश्लेषण किया था? निम्न में से वह व्यक्ति कौन है जिसने डीएनए का सबसे पहले पात्र विश्लेषण किया था? निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसने डीएनए का सबसे पहले पात्र विश्लेषण किया था? सही उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? डीएनए का सबसे पहले पात्र विश्लेषण इनमें से किस व्यक्ति ने किया था? सही उत्तर क्या है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। डीएनए का सबसे पहले पात्र विश्लेषण जो है ये आर्थर कॉर्नबर्ग ने किया था। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, आर्थर कॉर्नबर्ग। डीएनए का सबसे पहले पात्र विश्लेषण किसने किया था? आर्थर कॉर्नबर्ग प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। सही कर लीजिए आंसर जिसके भी गलत हुए हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण से पाया जाता है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? वीडियो शेयर करते जाइए। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर करते जाएं। वीडियो को शेयर ज़रूर करते जाएं, सब्सक्राइब भी करते जाएं। जो भी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर करें। राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? चलिए बतलाइए। सही उत्तर क्या है प्रश्न के लिए? बहुत अच्छे। चलिए देख लेते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। राइट आंसर इस प्रश्न के लिए तो ऑप्शन नंबर, पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर जो है ये क्लोरोप्लास्ट की उपस्थिति के कारण पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन नंबर राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्लोरोप्लास्ट की उपस्थिति कारण है जो हो वो पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाने का मुख्य कारण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरविंद सही करो आंसर, क्या आंसर दे रहे हो बड़े भैया आप? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट क्या पूछा गया है? प्रश्न है आपके सामने यहाँ पर, कोशिकाओं के अध्ययन से संबंधित जैविकी की शाखा को क्या कहते हैं? कोशिकाओं के अध्ययन से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को हम क्या कहते हैं? कोशिकाओं के अध्ययन से संबंधित जैविकी की शाखा जो है इसे हम क्या कहते हैं? कोशिकाओं के अध्ययन से संबंधित जैविकी की शाखा को हम क्या कहते हैं? राइट आंसर क्या है? चलिए देख लेते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो कोशिकाओं के अध्ययन से संबंधित जीव विज्ञान की जो शाखा है वो कहलाती है साइटोलॉजी। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इसे हम क्या कहते हैं? साइटोलॉजी।
आवाज़ साफ आ रही है? ऑडियो वीडियो क्लियर है ना? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है ना? सब कुछ ओके चल रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं ना? सब कुछ ओके है? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन क्या है? टॉक्सिकोलॉजी का संबंध किसके अध्ययन से 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 है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? टॉक्सिकोलॉजी का संबंध किसके अध्ययन से है? सही उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? जिसके भी गलत हो रहे हैं सही करते जाइए। जो भी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर करते जाएं, है ना? राइट आंसर क्या हो जाएगा? टॉक्सिकोलॉजी का संबंध किससे है? तो टॉक्सिकोलॉजी जो है ये विष के अध्ययन से संबंधित है। किसके? विष के अध्ययन से संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। जिसके भी गलत हो रहे हैं सही करते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको सेल का पावर प्लांट यानी कि पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल, पावर प्लांट ऑफ सेल किसे कहते हैं? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहते हैं? राइट आंसर क्या है इस प्रश्न के लिए? पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहते हैं? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? चलिए देख लेते हैं। तो इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा पावर हाउस ऑफ सेल जो है इसको माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। किसको? माइटोकॉन्ड्रिया। प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा पावर हाउस ऑफ सेल माइटोकॉन्ड्रिया। प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली जो है ये किसकी बनी होती है? यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली जो है यह किसकी बनी होती है? यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली जो है यह किसकी बनी होती है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? सही उत्तर क्या है प्रश्न के लिए? यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? सही उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? वीडियो शेयर करते जाइए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्या उत्तर हो जाएगा? यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली जो है यह किसकी बनी होती है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली जो है ये फॉस्फोलिपिड की बनी होती है। सही उत्तर हो जाएगा फॉस्फोलिपिड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलुलोज निम्न में से किसका मुख्य घटक है? सेलुलोज जो है निम्नलिखित में से मुख्य रूप से किसका घटक है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? सेलुलोज इनमें से किसका मुख्य घटक है? सेलुलोज निम्नलिखित में से किसका मुख्य घटक है? सही उत्तर क्या है? सेलुलोज निम्नलिखित में से किसका मुख्य घटक है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सेलुलोज कोशिका भित्ति का मुख्य घटक है। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। वीडियो शेयर करते जाइए। जो भी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करिए और वीडियो को प्लीज़ शेयर भी ज़रूर करते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह कौन सा पदार्थ है जिसका उपयोग खाद्य परिरक्षी के रूप में किया जाता है? इनमें से वह कौन सा पदार्थ है जिसका उपयोग खाद्य परिरक्षी के रूप में किया जाता है? वह इनमें से कौन सा पदार्थ है जिसका उपयोग खाद्य परिरक्षी के रूप में किया जाता है? राइट आंसर क्या हो जाए? खाद्य परिरक्षी का मतलब क्या होता है? यानी कि खाने वाली चीज़ों को बचाने के लिए, ज़्यादा समय तक टिक के रखने के लिए खाद्य परिरक्षी के रूप में इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है? तो चलिए देख लेते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सोडियम बेंजोएट का प्रयोग जो है खाद्य परिरक्षी के रूप में किया जाता है। सोडियम बेंजोएट सोडियम बेंजोएट का प्रयोग खाद्य परिरक्षी के रूप में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है मिलान, चलिए इसको छोड़िए, ये हाँ ये बताइए इनमें से कौन सी घटना पहले घटी थी? सही उत्तर क्या हो जाएगा? इनमें से कौन सी घटना पहले घटी थी?
ये आपके पास 4 ऑप्शन हैं, इन ऑप्शन को देखिए और बतलाइए कौन सी घटना पहले घटी थी। इनमें से कौन सी घटना पहले घटी थी? क्या उत्तर हो जाएगा? कौन सी घटना पहले घटी थी? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, जेम्स डी वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक ने जीव में डीएनए की संरचना की खोज की थी। ये घटना सन के अनुसार जो है पहले घटी थी। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, जीवित जीवों का संरक्षणात्मक और प्रकारात्मक इकाई क्या है? जीवित जीवों की संरक्षणात्मक और प्रकारात्मक इकाई क्या है? जीवित जीवों की संरक्षणात्मक और प्रकारात्मक इकाई क्या है? जीवित जीवों की संरचनात्मक और प्रकार्यात्मक इकाई क्या है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? जीवित जीवों की संरचनात्मक और प्रकार्यात्मक इकाई क्या है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कोशिका। राइट आंसर क्या है? कोशिका। जीवित जीवों की संरचनात्मक और प्रकारात्मक इकाई क्या है? कोशिका प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक कोशिका द्रव्य कोशिकांग को यूकैरियोटिक कोशिकाओं के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिका माना जाता है? यूकैरियोटिक कोशिका के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिका माना जाता है। इनमें से किसे? क्या उत्तर हो जाएगा? अरविंद, आवाज़ साफ आ रही है? बढ़िया। ऑडियो वीडियो एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है ना? सब कुछ ओके है? यूकैरियोटिक कोशिका के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिका माना जाता है। क्या उत्तर हो जाएगा? सही उत्तर क्या है प्रश्न के लिए? वीडियो शेयर करते जाइए। और तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा यूकैरियोटिक कोशिका के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिका जो है ये माना जाता है ग्लाइऑक्सिसोम को। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ग्लाइऑक्सिसोम प्रश्न के लिए सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, प्रतिजन का मतलब क्या होता है? प्रतिजन का मतलब क्या होता है? क्या उत्तर हो जाएगा? प्रतिजन का मतलब क्या होता है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्रतिजन का मतलब क्या होता है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? जो भी पहली बार आ रहे हैं सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। क्लास रोज होती है, आप पर डे आ सकते हैं। फ्री क्लास है, अपने दोस्तों को भी शेयर करके बतला सकते हैं। प्रतिजन का मतलब क्या होता है? सही उत्तर क्या है प्रश्न के लिए? प्रतिजन का मतलब क्या होता है? तो चलिए देख लेते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो प्रतिरक्षी निर्माण के लिए उद्दीपन, अगर हमारे शरीर में किसी भी प्रकार का कोई बाह्य आक्रमण होता है, जैसे हमें बुखार हो गया, हमें चोट लग गई, या हमारे शरीर की कोई ऐसी भी गतिविधि जिसके कारण हमारे शरीर को कुछ नुकसान हो रहा है, तो उस नुकसान को भरने के लिए शरीर के अंदर ही ताकत रहती है और वो ताकत अलग अलग प्रकार से यूज़ होती है। तो वही एक प्रकार से आप उसको प्रतिरन समझ सकते हो। प्रतिरक्षी का निर्माण, प्रतिरक्षी का मतलब क्या है? अगर आपके शरीर पर किसी ने हमला किया, चाहे वो बीमारी से संबंधित हो, चोट से संबंधित हो या किसी भी प्रकार से, तो हमारा शरीर उससे लड़ने के लिए उसके लिए एक आर्मी भेजता है ना? वही होता है प्रतिजन। हैप्पी चिल्ड्रंस डे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। आनुवांशिक सूचनाओं की मास्टर कॉपी किसे कहते हैं? आनुवांशिक सूचनाओं की मास्टर कॉपी किसे कहा जाता है? जो भी पहली बार आ रहे हैं सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन ऑन कर लें। आनुवांशिक सूचनाओं की मास्टर कॉपी किसे कहते हैं? क्या उत्तर हो जाएगा? आनुवांशिक सूचनाओं की मास्टर कॉपी किसे कहा जाता है? आनुवांशिक सूचनाओं की मास्टर कॉपी किसे कहते हैं? क्या उत्तर हो जाएगा? आनुवांशिक सूचनाओं की मास्टर कॉपी किसे कहा जाता है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डीएनए को। डीएनए को आनुवांशिक सूचनाओं की मास्टर कॉपी कहा जाता है। सही उत्तर हो जाएगा। वीडियो शेयर करते जाइए। जो भी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? सेलुलोज भित्ति किसकी सेलों में पाई जाती है? सेलुलोज भित्ति किसकी सेलों में पाई जाती है? सेलुलोज भित्ति किसकी सेलों में पाई जाती है? क्या उत्तर हो जाएगा? सेलुलोज भित्ति इनमें से किसकी सेलों में पाई जाती है? राइट आंसर।
वीडियो शेयर ज़रूर करें सभी। सेलुलोज भित्ति किसकी सेलों में पाई जाती है? राइट आंसर क्या है? चलिए देख लेते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो सेलुलोज भित्ति जो है ये पौधों की सेल्स में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। पौधों की सेल्स में सेलुलोज भित्ति पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नग्न आंखों से देखे जा सकने वाले कोषाणु का सबसे छोटा आकार क्या होता है? नग्न आंखों से देखे जा सकने वाले कोषाणु का सबसे छोटा आकार क्या होता है? नग्न आंखों से देखे जा सकने वाले कोषाणु का सबसे छोटा आकार क्या होता है? राइट आंसर क्या है? नग्न आंखों से देखे जा सकने वाले कोषाणु का सबसे छोटा आकार क्या होता है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? नग्न आंखों से देखे जा सकने वाले कोषाणु का सबसे छोटा आकार क्या होता है? वीडियो प्लीज़ शेयर करिए और भी अपने दोस्तों के साथ में। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। राइट आंसर क्या है इस प्रश्न के लिए? तो नग्न आंखों से देखे जा सकने वाले कोषाणु का आकार जो है 100 माइक्रोन है। मतलब जो कोशिकाएं हम अपनी आंख से डायरेक्ट देख सकते हैं तो उनकी साइज 100 माइक्रोन होती है, जिसके कारण हम उन्हें देख पाते हैं। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कोशिका किसके कारण बढ़ती है, स्फीत फैलती है? कोशिका जो है किसके कारण फैलती है, बढ़ती है? राइट आंसर क्या है? कोशिका इनमें से किसके कारण फैलती है या बढ़ती है? क्या उत्तर हो जाएगा प्रश्न के लिए? कोशिका किसके कारण स्फीत हो जाती है? 4 ऑप्शन है आपके सामने, देखिए समझिए आंसर दीजिए। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन हैं, हमेशा पूछे जाते हैं ये, है ना। याद कर लीजिए, नहीं बन रहे हैं तो समझ के अच्छे से याद कर लीजिए। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, चलिए देख लेते हैं। तो कोशिका किसके कारण स्फीत हो जाती है? तो ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, अंतःपरासरण। आपने सुना होगा अंगूर को पानी में रख देते हैं तो वो फूल जाता है, सेम वही प्रक्रिया इसमें कोशिका के फूलने में होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप रंजक है ना लाल और सुदूर लाल प्रकाश के क्षेत्र को अवशोषित कर लेता है या उसमें अवशोषित हो जाता है, जिससे हमारे लिए जो भी पौधे, पत्तियां या प्रकृति से संबंधित चीज़ें जो हैं लाल दिखाई देती हैं? कौन सा पादप रंजक लाल एवं सुदूर लाल प्रकाश क्षेत्र में अवशोषित हो जाता है? क्या उत्तर हो जाएगा प्रश्न के लिए? सुदूर लाल प्रकाश क्षेत्र में कौन सा पादप रंजक जो है अवशोषित हो जाता है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? वीडियो शेयर भी करते जाइए, जो भी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब भी करते जाइए। कौन सा पादप रंजक लाल एवं सुदूर लाल प्रकाश क्षेत्र में अवशोषित हो जाता है? सही उत्तर क्या है? चलिए देख लेते हैं इस प्रश्न के लिए सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर फाइटोक्रोन। फाइटोक्रोन एक पादप रंजक है जो लाल और सुदूर लाल प्रकाश क्षेत्र में अवशोषित हो जाता है। राइट आंसर है फाइटोक्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न, रवि वेलकम, राम राम सभी को, चिल्ड्रंस डे की शुभकामनाएं सभी को। किसमें रखे जाने पर कोशिका का आयतन जो है बढ़ जाता है? किसमें रखे जाने पर कोशिका का आयतन बढ़ जाता है? किसमें रखे जाने पर कोशिका का आयतन बढ़ जाता है? वीडियो शेयर करते जाइए, जो भी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर भी करिए। किसमें रखे जाने पर कोशिका का आयतन जो है वह बढ़ जाता है? राइट आंसर क्या है? इनमें से किसमें रखे जाने पर कोशिका का आयतन बढ़ जाता है? सही उत्तर क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी, समपरासरणी दाबी घोल, है ना। समपरासरण दाबी घोल, ऑप्शन नंबर सी जो है ये इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, समपरासरण दाबी घोल में रखे जाने पर कोशिका का आयतन जो है ये बढ़ जाता है। नेक्स्ट है, अंतः शोषण की प्रक्रिया में इनमें से कौन सी घटना निहित होती है? ये यहाँ पर ए और बी दोनों है ना, ये ऑप्शन ये वाला यहाँ उठ के आता, तो इसको अपन यहाँ काट देते हैं। चलो बताओ, अंतः शोषण की प्रक्रिया में इनमें से कौन निहित होता है? राइट आंसर क्या है? निहित का मतलब क्या होता है? अगर अंतः शोषण होगा तो जो इसका आंसर है वो भी क्रिया अपने आप होगी उसी में ही। चलिए बताइए, इनमें से अंतः शोषण प्रक्रिया में क्या निहित होता है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए?
अंतः शोषण प्रक्रिया में क्या निहित होता है? सही उत्तर क्या है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, अगर अंतः शोषण होगा तो अवशोषण भी होगा, तो ऑप्शन नंबर अवशोषण प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वृक्क मतलब किडनी के आकार की द्वार कोशिकाएं इनमें से किसमें होती हैं? किडनी के आकार की द्वार कोशिकाएं इनमें से किसमें होती है? किडनी के आकार की द्वार कोशिकाएं इनमें से किसमें होती हैं? किडनी के आकार की द्वार कोशिकाएं किसमें होती हैं? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? वीडियो शेयर करते जाइए और भी अपने दोस्तों के साथ में। किडनी के आकार की द्वार कोशिकाएं किसमें होती हैं? सही उत्तर क्या है प्रश्न के लिए? चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा द्विबीज पादपों में। किसमें? ऑप्शन नंबर ए, द्विबीज पादपों में किडनी के आकार की द्वार कोशिकाएं होती हैं। अगला प्रश्न है, ऊतक जन जिनके बाह्य त्वचा बनती है उसे हम क्या बोलते हैं? ऊतक जन जिससे बाह्य त्वचा बनती है, यह हमारी बाहरी त्वचा जो बनी है, इन ऊतकों को हम किस नाम से जानते हैं? इसे हम किस नाम से जानते हैं? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? ऊतक जन जिससे बाह्य त्वचा बनती है उसे हम किस नाम से जानते हैं? ऊतक जन जिससे बाह्य त्वचा बनती है उसे हम किस नाम से जानते हैं? सही उत्तर क्या है? अरविंद क्वेश्चन के आंसर भूल गए हो, सारे के सारे हैं। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऊतक जन जिससे बाह्य त्वचा बनती है, इसको हम क्या बोलते हैं? त्वचा बोलते हैं। तो ये त्वचा जन हो गया, जन उसमें फालतू में लगा दिया है भ्रमित करने के लिए, है ना। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, उसे हम त्वचा कहते हैं ना, त्वचा जन। अगला क्वेश्चन, रंध्र मुख द्वार किस पर आधारित होते हैं? रंध्र जो होते हैं, रंध्र पादपों में रंध्र जो होते हैं, छोटे छोटे छेद जो होते हैं, उनको रंध्र मुख कहा जाता है। वो रंध्र मुख जो हैं, इनमें से कौन सी प्रक्रिया में, किस प्रक्रिया में सबसे ज़्यादा प्रयोग होते हैं? क्या उत्तर हो जाएगा? मुख से, रंध्र मुख इनमें से कहाँ पर होते हैं? क्या उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? रंध्र मुख द्वार इनमें से कहाँ पर होते हैं? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? तो आप सभी को पता है, रंध्र मुख द्वार जो है परासरण की प्रक्रिया में बाहरी अत्यधिक दाब के क्षेत्र से आंतरिक दाब के क्षेत्र में लिक्विड को आने के लिए रास्ता देता है वो। तो ये अंतः परासरण की प्रक्रिया में होते हैं, आधारित होते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डंबला आकार द्वार कोशिकाएं जो है ये इनमें से कौन से फसल में होती हैं? डंबलाकार द्वार कोशिकाएं इनमें से कौन सी फसल में होती हैं? डंबलाकार द्वार कोशिकाएं कौन सी फसल में होती हैं? डंबलाकार द्वार कोशिकाएं कौन सी फसल में होती हैं? डंबलाकार द्वार कोशिकाएं कौन सी फसल में होती हैं? सही उत्तर क्या है? डंबलाकार द्वार कोशिकाएं, वीडियो शेयर करते जाइए। डंबलाकार द्वार कोशिकाएं कौन सी फसल में होती हैं? चलिए देख लेते हैं। तो डंबलाकार द्वार कोशिकाएं जो हैं ये गेहूं की फसल में होती हैं। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट है, सबसे बड़ा एक कोशीय जीव कौन सा है? सबसे बड़ा एक कोशीय जीव कौन सा है? राइट आंसर क्या है? सबसे एक कोशीय जीव क्या होते हैं? एक कोशीय जीव होते हैं जिनको हम खुली आंखों से नहीं देख सकते, उनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है। अब बताओ सबसे बड़ा एक कोशीय जीव कौन सा है? राइट आंसर क्या है? सबसे बड़ा एक कोशीय जीव कौन सा है? सही उत्तर क्या है प्रश्न के लिए? सबसे बड़ा एक कोशीय जीव कौन सा है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? बहुत बढ़िया, अमीबा। एकदम सही आंसर अरविंद, क्या बात है, शाबाश। तो अमीबा प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। सबसे बड़ा एक कोशीय जीव अमीबा है। हरित ब्लॉक का संबंध किससे है? हरित ब्लॉक का संबंध किससे है?
ब्लॉक मतलब हरित ब्लॉक मतलब क्या होगा? हरित ब्लॉक का संबंध किससे है? क्या उत्तर होगा? हरित ब्लॉक का संबंध किससे है? सही उत्तर क्या है प्रश्न के लिए? हरित ब्लॉक का संबंध किससे है? वीडियो शेयर करते जाइए और भी दोस्तों के साथ में। हरित ब्लॉक का संबंध, तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा हरित ब्लॉक का संबंध होता है जैव ईंटें। जो बायोडिग्रेडेबल कचरा होता है ना, उस कचड़े से ईंटें बनाई जाती हैं और वो ईंटें एक प्रकार से नर्सरी वगैरह में यूज़ होती हैं खाद के रूप में। तो वो हो गई जैव ईंटें, है ना। उनसे पौधों से संबंधित जो भी नर्सरी से संबंधित काम कराया जा सकता है, उन ईंटों से एक मतलब बना दो घेर के, है ना, और उसमें पौधा लगा दो। वही ईंटें कुछ समय के बाद में मिट्टी के रूप में बदल जाती हैं, अलग से मिट्टी डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है ना। राइट आंसर है जैव ईंटें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पैरामीशियम में उत्सर्जन द्वारक को किस नाम से जाना जाता है? पैरामीशियम में उत्सर्जन द्वारक को किस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? आजकल क्या है, प्रकृति में नष्ट होने वाला जो थोड़ा सा समय लेता है, मतलब 2 5 7 साल समय लेता है, ऐसे कचड़ों से, ऐसे पर्यावरण से संबंधित जो कचरा निकलता है, उस कचड़ों से ईंट टाइप की बना के या तो उसको ब्लॉक्स को नर्सरी वगैरह में यूज़ कर लेते हैं या पार्क वगैरह में यूज़ कर लेते हैं, कि कुछ समय के बाद में वो धीरे 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 नष्ट होंगी और मिट्टी के रूप में बदलती जाएंगी, और उस समय हमें मिट्टी अलग से डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसी से ही पोषक तत्व आते जाएंगे और फिर एक समय के बाद वो प्रकृति में नष्ट हो जाएंगी। वो हो गई हरित ब्लॉक जैव ईंट। राइट आंसर क्या? अगला क्वेश्चन दो। पैरामीशियम में उत्सर्जन द्वारक को किस नाम से जाना जाता है? पैरामीशियम में उत्सर्जन द्वारक को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे हम कहते हैं साइटोपॉइज। क्या कहते हैं? साइटोपॉइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बारी पिंड किस में पाए जाते हैं? बारी पिंड किस में पाए जाते हैं? क्या उत्तर हो जाएगा? बारी पिंड किस में पाए जाते हैं? अब अपने लाइव क्लास में कोई बफरिंग वगैरह तो नहीं होती ना? बढ़िया चलता है ना वीडियो? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं रहती ना? अच्छा, एकदम। बारी पिंड किस में पाए जाते हैं? क्या उत्तर हो जाएगा? बारी पिंड पाए जाते हैं मादा कायिक कोशिकाओं में। इन्हीं बारी पिंड की सहायता से गर्भ में बच्चा जो होता है वो लड़की है या लड़का है इसका पता चलता था, जिसको अब बैन कर दिया है। यही बारी पिंड के अध्ययन से जो रेडियोलॉजिस्ट होता था वो सोनोग्राफी या इसी प्रकार की गतिविधि के द्वारा ये बता देता था कि पेट में जो गर्भ में है वो शिशु लड़की है या लड़का है। तो फिर उस पर प्रतिबंध लगा दिया। भारी पिंड किससे संबंधित है? ये मादा कायिक कोशिकाओं से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, ग्लूकोज किसका एक प्रकार है? ग्लूकोज नहीं, हाँ हाँ हाँ, पक्का पक्का। 1 बजे वाली क्लास का तो सबसे बड़ा, इसलिए इसलिए तो बीच में भी उसको बंद कर दिया था मैंने। पहले तो सही करूं प्रॉब्लम उसका क्या है। करते हैं अरविंद, कुछ करते हैं। हाँ हाँ हाँ, पक्का पक्का। राइट आंसर क्या हो जाएगा? पक्का लाइव। ग्लूकोज किसका एक प्रकार है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ग्लूकोज जो है ये हेक्सोस शर्करा का प्रकार है। ऑप्शन नंबर हेक्सोस शर्करा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक मृदुतक कोशिका जो कोशिकीय अजैव पदार्थ का संग्रह करती है क्या कहलाती है? एक मृदुतक कोशिका जो कोशिकीय अजैव पदार्थ का संग्रहण करती है उसे हम किस नाम से जानते हैं? राइट आंसर क्या है? एक मृदुतक कोशिका जो कोशिकीय अजैव पदार्थ का संग्रह करती है उसे हम किस नाम से जानते हैं? अजैव कोशिकीय पदार्थों का संग्रह करती है उसे हम किस नाम से
प्रीमियम लाइफ का मतलब, हाँ, तो वो होती है आइडियोब्लास्ट। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रीमियम लाइव का मतलब है वो लाइव देर से जा रही है, यानी कि लाइव हो चुकी है और फिर वो क्लास पहुंच रही है, वो है प्रीमियम लाइव। तो वही तो मैं बोल रहा हूँ कि वो क्यों दिखा रही है। देखता हूँ एक बार करके क्या कैसा है उसमें। प्रीमियम का मतलब यही होता है। अब वो प्रीमियम क्यों दिखा रही है लाइव क्लास, समझ में नहीं आ रहा। प्रीमियम का मतलब क्या होता है? प्रीमियर होता है, प्रीमियर। जैसे हमने लाइव क्लास ले ली आपकी 2 बजे और आपके मोबाइल में वो लाइव क्लास कितने बजे दिखाएगी? 5 बजे। तो जिस समय लाइव चल रही है उस समय नहीं दिखाएगी, उसके थोड़ी देर बाद लाइव दिखाएगी, है ना। तो वो हो जाती है प्रीमियर, है ना। राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जीवाणु कोशिकाओं में सूत्रकणिका की संख्या कितनी होती है? जीवाणु कोशिका में सूत्रकणिका की, हाँ बिल्कुल अरविंद, तो तुम्हारे पास नोटिफिकेशन है ना, लेट जाता होगा या तो नोटिफिकेशन बहुत लेट जाता होगा, दो स्थिति होती होगी। हाँ कोई बात नहीं, करते हैं उसको, सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा? जीवाणु कोशिका में सूत्रकणिका की संख्या कितनी होती है? क्या उत्तर हो जाएगा? जीवाणु कोशिका में सूत्रकणिका की संख्या कितनी होती है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा जीवाणु कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया 0 होते हैं। अगला कोशिका है, कोशिका में तुरंत ऊर्जा उत्पादन के लिए हमको क्या लेना चाहिए? कोशिका में तुरंत ऊर्जा उत्पादन के लिए हमें क्या लेना चाहिए? कोशिका में तुरंत ऊर्जा उत्पादन के लिए हमें क्या लेना चाहिए? कोशिका में तुरंत ऊर्जा उत्पादन के लिए हमें क्या लेना चाहिए? वीडियो शेयर करते चलो, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर करते चलो। तो हमें कुछ तुरंत ऊर्जा के लिए ग्लूकोज, है ना, गर्मियों में जब हम थक जाते हैं तो गर्मियों में ऐड चलती है ना, ग्लूकोन डी लो, तुरंत एकदम तंदुरुस्त हो जाओ, वो होती है कोशिकाओं में तुरंत एनर्जी लाना है, ग्लूकोज यानी कि शक्कर यानी कि मीठा। राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। स्टार्च का शर्करा में परिवर्तन होना अनिवार्य है किसके लिए, किसके द्वारा, या इनमें से कौन से ऑप्शन के लिए? स्टार्च जो है, हाँ राइट आंसर क्या है? स्टार्च का शर्करा में परिवर्तन होना किसके लिए अनिवार्य है? स्टार्च का शर्करा में परिवर्तन होना किसके लिए अनिवार्य है? तो ये रंध्री द्वार के लिए अनिवार्य है। राइट आंसर हो जाएगा रंध्रों के लिए अनिवार्य है, जिससे वो अपना काम कर सकें ताकत से। गाजर का रंग किसकी मौजूदगी के कारण रंगीन होता है? गाजर का रंग किसकी मौजूदगी के कारण रंगीन होता है? गाजर का रंग किसकी मौजूदगी के कारण रंगीन होता है? राइट आंसर क्या है? वीडियो शेयर ज़रूर करें। गाजर का रंग, तो गाजर में क्या उपस्थित होता है? तो गाजर में कैरोटीन उपस्थित होता है और इसी कारण इसका रंग रंगीन होता है। विषाणु में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं होती है? विषाणु में कौन सी विशेषता नहीं होती है? विषाणु में कौन सी विशेषता नहीं होती है? सही उत्तर क्या है? विषाणु में कौन सी विशेषता नहीं होती है? राइट आंसर क्या है? तो चलिए देख लेते हैं। तो विषाणु में कोशिका भित्ति की मौजूदगी, ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में इनमें से कौन नहीं होता है? प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में इनमें से कौन नहीं होता है? प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में इनमें से कौन नहीं होता है? ओके ठीक है अरविंद, बिल्कुल बिल्कुल, निकल जाइए आप, आराम से जाइए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, जहाँ रहिए ज़बरदस्त रहिए। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में इनमें से कौन नहीं होता है? सही उत्तर क्या है? तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नाभिक नहीं होता है, सही उत्तर हो जाएगा। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ पर मिलता है?
न्यूक्लियस के बाहर डीएनए जो है वह कहाँ पर मिलता है? सही उत्तर क्या है? न्यूक्लियस के बाहर डीएनए जो है वह कहाँ पर मिलता है? सही उत्तर क्या है प्रश्न के लिए? थैंक यू। ओके ओके अरविंद जी। तो न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ पर मिलता है? तो ऑप्शन नंबर ये मिलता है किसमें? तो ये मिलता है माइटोकॉन्ड्रिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सी कोशिका आत्मघाती बैग कहलाता है? कोशिका का आत्मघाती बैग इनमें से किसे कहते हैं? कोशिका का आत्मघाती बैग जो है यह किसे कहते हैं? राइट आंसर क्या है? कोशिका का आत्मघाती बैग किसे कहते हैं? सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर राइट आंसर है कोशिका का आत्मघाती बैग जो है यह कहलाता है, ऑप्शन नंबर सही उत्तर हो जाएगा, यह है लाइसोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉपर माइटोकॉन्ड्रिया एंजाइम से साथ संबंधित है। यहाँ पर खाली स्थान में क्या आएगा? कॉपर माइटोकॉन्ड्रिया एंजाइम किसके साथ संबंधित है? क्या उत्तर हो जाएगा? खाली स्थान में क्या भरा जाएगा बतलाइए। कॉपर डैश माइटोकॉन्ड्रिया एंजाइम के साथ संबंधित है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर राइट आंसर है कॉपर के साथ में कौन सा ऑप्शन आएगा? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर ए, कॉपर साइटोक्रोम ऑक्सीडेज माइटोकॉन्ड्रिया एंजाइम के साथ में संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर है। पैंक्रियाज की कोशिकाएं जो इंसुलिन उत्पन्न करती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? पैंक्रियाज की कोशिकाएं जो इंसुलिन उत्पन्न करती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? तो यहां पर सही उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? राइट आंसर तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? पैंक्रियास की कोशिकाएं तो वो होती हैं आइलेट्स ऑफ लेगरहेंस, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसने पादप ऊतक संवर्धन का कार्य आरंभ किया था? पादप ऊतक संवर्धन का कार्य आरंभ इनमें से किसने किया था? पादप ऊतक संवर्धन का कार्य इनमें से किसने आरंभ किया था? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? तो चलिए देख लेते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। पादप ऊतक संवर्धन का कार्य जो है हैबर लेडिट ने किया था। सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा जीव कोशिका सिद्धांत के अनुरूप नहीं है? इनमें से कौन सा जीव जो है वह कोशिका सिद्धांत के अनुरूप नहीं है? कौन सा जीव कोशिका सिद्धांत के अनुरूप नहीं है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर कोशिका सिद्धांत के अनुरूप वायरस नहीं है, राइट आंसर है। और आज का आखिरी क्वेश्चन है। क्लोरोफिल को किसके द्वारा पहले पृथक और नामित किया गया था? राइट आंसर क्या है? तो कैवेंडू और पेलेटियर इनके द्वारा क्लोरोफिल को